Assalamu alaikum viewers. Today we'll be studying lecture number 21 of your course Theory and Practice of Counseling. आपको मालूम है कि पिछली दफ़ा से हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था और उसका नाम था काउंसलिंग प्रोसेस. आज भी इसी इशू पर बात होगी, लेकिन इससे पहले हस्बे मामूल पिछला लेक्चर रिव्यू करेंगे. In the previous lecture we talked about counseling process in general and also about the importance of this very important procedure of the counseling. In fact जो सारी काउंसलिंग होती है वो डिपेंड ही इस चीज़ पर करती है कि सारा प्रोसेस जो है वो आप कैसे स्ट्रक्चर करते हैं. एंड इन दिस रेफरेंस वी टॉक्ड अबाउट फर्स्ट आर इनिशियल सेशन. इनिशियल सेशंस कई तरह के हो सकते हैं. इट मे बी इनिशिएटेड ईदर बाय द काउंसलर और बाय द क्लाइंट. If it is initiated by the counselor, then usually it happens that the client would have some resistance. The reason is कि उसको आम तौर पर खुद वो voluntarily नहीं आना चाहता काउंसलिंग के लिए. Due to some reason, the client is referred, for example, by teachers or parents to the counselor. और usually इस तरह की resistance जो है हमें adolescents में और बच्चों को स्कूल में if they have performed some disruptive behavior और उनको ये कहा जाए कि काउंसलर से मिलना है, तो इस तरह की रेजिस्टेंस जो है वो देखने में आती है. देन इनिशियल इंटरव्यू और सेशन कुड बी ऑफ टू अनदर टाइप्स. और वो क्या है कि इट कुड बी इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड इंटरव्यू और इट कुड बी रिलेशनशिप ओरिएंटेड इंटरव्यू. इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड इंटरव्यू नाम से जाहिर है कि इसमें द प्राइमरी पर्पस इज टू गेट मेन इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट. जबकि रिलेशनशिप ओरिएंटेड इंटरव्यू में वी वांट टू नो मोर अबाउट द एटीट्यूड एंड इमोशंस ऑफ द क्लाइंट एंड वी वांट टू एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड काउंसलर. बिकॉज जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है उसका दारोमदार इस चीज़ पर है कि कितना अच्छा रिलेशनशिप जो है वो कायम हुआ है क्लाइंट और काउंसलर के दरमियान. देन द नेक्स्ट थिंग वी टॉक्ड अबाउट वाज गोल्स इन काउंसलिंग. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द गोल्स शैल बी स्पेसिफिक, फोकस्ड, and any change in the client should be observable and measurable. Goals इस तरह की होनी चाहिए और targets इस तरह की होनी चाहिए कि when you are able to achieve all of them or part of them, then you are aware that this goal has been achieved. So that it means that it should be measurable and observable in your client. And then we also talked about some non-helping attitudes in the counseling. जैसे हम helping attitudes की बात करते हैं, इसी तरह से there are some behaviors from the counselors which could not be considered effective for the outcome of the therapy. For example, too much lecturing, too many questions, storytelling and so on. तो इन रवैयों से आमतौर पर इज्तनाब करना चाहिए. एक और चीज़ मुझे इस सिलसिले में याद आ रही है, वो है एडवाइस गिविंग. इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट दैट यू शैल गिव डायरेक्ट एडवाइस टू योर क्लाइंट. इसके बरक्स क्या होना चाहिए कि यू शुड एम्पावर योर क्लाइंट दैट ही और शी शैल बी एबल टू मेक हिज ओन डिसीजंस. इसके बाद हमने काउंसलिंग स्किल्स की बात की थी विच कुड बी वेरी इफेक्टिवली यूज्ड बाय अ गुड काउंसलर इन द while he is working in the relationship, या ये कह सकते हैं कि in the middle phase of the counseling sessions. अब ये लाजमी नहीं है कि जब हम ये कहते हैं कि अब मिडल फेज स्टार्ट हो गई है तो इससे क्या मुराद है. डज इट मीन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड एंड फोर्थ सेशन? एक्चुअली आई स्टार्टेड विद द इनिशियल सेशन और उसके बाद जो है वट एवर सेशंस आर आई एम कंसिडरिंग देम एज मिडल फेज. और मिडल फेज के बाद जब हम एंड पे जाएंगे तो दीज विल बी कॉल्ड टर्मिनेशन सेशंस. सो then we talked about working in the relationship, or when the counselor works in that relationship, then there are number of things that he considers. For example, he uses effective listening and attending skills. और इस चीज़ का पहले बहुत हम अच्छी तरह से जायज़ा ले चुके हैं कि एक्टिव लिसनिंग स्किल्स कौन सी होती हैं. एक दो जो पिछले लेक्चर में जिन स्किल्स का जिक्र हुआ लेकिन उससे पहले हमने तफसील से नहीं पढ़ी, दे वर ह्यूमर एंड इमीडिएसी. इमीडिएसी कुड बी इन रिलेशनशिप एंड आल्सो इन हियर एंड नाउ. सो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सेशन एट द मोमेंट. और ह्यूमर के सिलसिले में हमने ये कहा था कि इससे ये फ़ायदा होता है कि सम टाइम इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप और थोड़ी सी जो टेंशन कभी कभार काउंसलिंग सेशन में होती है वो भी ख़त्म हो जाती है. अब इसके बाद जो है वो आज के लेक्चर की बात करते हैं. आज के लेक्चर में इसी से कंटिन्यू करेंगे
और वो कंटिन्यूशन कैसे है कि व्हाट हैपन्स in the middle phase of the sessions when the counselor is working in the relationship, in the counseling relationship. I will be talking about 3 important concepts today. One is initial resistance, secondly transference and counter transference, and finally termination of counseling sessions. अब आप कहेंगे कि रेजिस्टेंस के बारे में हमने पहले बात की है, लेकिन इसका बड़ा मुख्तसर सा जिक्र आया था. अब इसको तफसील से देखते हैं. Resistance can be in the first session and resistance can be in the remaining sessions also. हो सकता है कि middle phase में भी resistance का सामना करना आपको पड़े. So resistances may be broadly defined as anything that gets in the way of counseling. So anything that could create hindrance in establishing the relationship between client and counselor, that is called resistance. As I said before, resistance जो है वो initial session में भी हो सकती है because the client doesn't want to talk about himself or herself. और एक और चीज़ जो हमने पहले से कही थी कि अक्सर ऐसा होता है कि clients may not be willing to come to the counselor. और अगर वो ज़बरदस्ती लाए गए हैं, पेरेंट्स ने उनको मजबूर किया है आने पर, या स्कूल काउंसलर के पास टीचर्स ने भेजा है, तो obviously this resistance is very much expected. Resistances can be present at any stage of counseling. So it is not essential that the client will be resistant only in the first session. They can be resistant later also. कैसे? Initially तो हम इसलिए resistance का सामना हमें करना पड़ता है क्योंकि हो सकता है कि हम काउंसलिंग में आना ना चाहते हों. बाद में इस वजह से हो सकता है कि the client doesn't want to talk about himself, about his feelings and emotions. उनके बारे में वो बात ना करना चाहता हो. Another reason could be that it is really sometimes painful to become self-aware, and it is also not easy to move toward a change, and particularly if the change is a bigger one. तो change जो है वो हमें frighten करती है. So maybe because of that the client could be defensive, and that is why he is showing resistance. At best, most clients are ambivalent when they come for counseling, so they have usually double kind of feelings, या ये कह सकते हैं कि conflict in their feelings, in that sense that they want to attain their goals, they want solution for their problems, they want to get more adjusted in their life, but at the same time they are scared of the change. So ये दोनों situations may be present at the same time. Sullivan in 1954 observed cultural resistance in non-medical counseling. So Sullivan talks about resistance in non-medical counseling. Usually it happens that people are very responsive toward medical treatment. और आमतौर पर ये समझा जाता है कि अगर बीमारी है तो उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए. And this is particularly true in some countries like in Pakistan. And people are hesitant to see counselor or clinical psychologists or even psychiatrists. अब थोड़े थोड़े डिफरेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान में दूर होने शुरू हुए हैं, बल्कि पहले तो ये होता था कि पीपल वुड नॉट इवन मेंशन दैट दे हैव कंसल्टेड सम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बिकॉज ऑफ द टैबूज एंड स्टिग्मा अटैच्ड विद मेंटल इलनेस. और एक ये भी बात होती है कि व्हाई वी शैल गो टू द काउंसलर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज वी कैन फाइंड द सोल्यूशन विद इन आवर प्रॉब्लम विद डिस्कसिंग विद इन आवर फैमिली बाय डिस्कसिंग विद सिग्निफिकेंट अदर्स. तो एक ये वजह होती है. और कभी कभार हम ये सोचते हैं कि इफ वी वेंट टू सम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल देन पीपल विल थिंक दैट वी आर मैड, तो हमें अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे. एक स्टडी हमने की थी जिसमें वी वांटेड टू नो वेदर पीपल आर मोर स्टिग्मेटाइजिंग दैट पर्सन हु गोज फॉर एनी ट्रीटमेंट फॉर फिजिकल प्रॉब्लम और फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. एंड वी फाउंड आउट दैट पीपल वुड रेस्पॉन्ड वेरी नेगेटिवली टुवर्ड दैट पर्सन हु सीक्स treatment for depression as compared to that person who seeks treatment for back injury. And people would view such person who will be consulting mental health professional for the treatment of depressive symptoms as less intelligent, less sociable, will be less on other positive traits of personality. तो इस चीज़ से हमें ये अंदाज़ा होता है कि लोग जो हैं वो बेसिकली उनकी ओपिनियन जो है वो डिफरेंट होती है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे क्लाइंट्स के लिए जो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं या कंसल्ट करते हैं. So Sullivan has talked about that यूजुअली दिस रेजिस्टेंस could be due to
this cultural factor. There are consequences of poor counseling skills or models also. So this is one reason that because people don't like and don't perceive those people who go to mental health professionals in a positive way, that is why they are resistant to go to a mental health professional. लेकिन इसके अलावा एक और वजह ये भी हो सकती है कि counselor is not using counseling skills appropriately. Maybe the resistance is because of the counselor's attitude. Counselor is not responding effectively toward the client, is not attending and listening properly. Another reason could be that the counselor is using the theoretical orientations and models in a non-effective way. For example, it could be due to the non-structured model of client-centered therapy or didactic nature of cognitive behavior therapy. Didactic nature होती है कि बहुत एक teaching और educational और instructional kind of model है ये cognitive behavior therapy का, जिसमें you are given a lot of instructions to follow. So maybe because of that, sometime the client is not comfortable. Another thing is that counselor also bring resistances to their work. So counselors जो हैं वो अपनी resistance भी लेके आते हैं. For example, the counselor may be very stressed out and he is reaching burnout because of his own problems. तो उसकी वजह से जो है वो client जो है वो भी resistant हो सकता है. एक मिसाल यहाँ पे मुझे याद आ रही है, वो ये है कि एक counselor has mentioned this incident in his book of counseling that he felt very uncomfortable when he has to counsel a 59-year-old female who reminded him of his mother, or counselor's mother used to control him when he was a child and used to control how he felt and thought. So whenever he would see that woman who was supposedly very manipulative, it would remind the counselor of his own mother. तो इस तरीके से ये भी हो सकता है कि sometime the counselor's behavior become different to the client and due to that the client becomes resistant. आपको एक स्लाइड दिखा रही हूँ, इस पर देखिए. There could be some driving and restraining forces. आप अपने बारे में भी सोचिए कि अगर आप थेरेपी दे रहे हों या थेरेपी ले रहे हों तो आपकी ड्राइविंग और रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस कौन सी होंगी. फॉर एग्जाम्पल, ड्राइविंग फोर्स कुड बी दैट आई वॉन्ट टू हैव मोर कंट्रोल ऑन माई लाइफ and I want to reach that particular goal. I want to get so and so marks in my examination. So these could be driving forces. As compared to that, restraining forces could be that I'll have to work hard. I don't want to do it. तो इस तरह की forces हमें या तो push करती हैं या pull करती हैं और ये भी resistance को determine करती हैं. So the next question is that how to deal with initial resistance. Resistance को कैसे दूर किया जाए? First thing is that use non-judgmental listening to convey understanding. And this is obviously very important. You have studied that in a number of lectures that counselor's behavior is very important to show that he cares for the client and he has a regard, and that regard is unconditioned and that it should be positive for the client. So he has unconditioned positive regard for the client, whatever he thinks or says in the counseling session. And then communicate acceptance of client's unwillingness to change. We have mentioned that before in one lecture that counselor should be understanding enough and he should know that in the beginning all clients can be very defensive. And the counselor should not think as a kind of cooperation on the part of the client. ये नहीं समझना चाहिए कि वो cooperate नहीं कर रहा, he is not intelligent enough to participate in the therapy and so on. Because in the beginning everyone could have their defenses. और ये बड़ा time लगता है कि वो defenses जो हैं वो remove हो जाएं या गिर जाएं. So he should have that understanding that if there is a barrier in the communication on the part of the client, then it is quite normal and natural and he should give proper space to the client. और उसमें बहुत सारे बाजुकात pauses आते हैं,
साइलेंस के कुछ टाइम्स आते हैं व्हेन द क्लाइंट इज टॉकिंग, बीच बीच में वो कहीं रुक जाता है, उसको प्रीमेच्योरली इंटरप्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज दैट क्रिएट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम in the progression of the counseling process. Third thing is you join with clients. Develop some kind of partnership with the client. Show them that you are working as a team to attain the goals that has been pointed out by the client. एक मिसाल के जरिए इसको समझते हैं. Here the client said, I think coming here is a waste of time. My parents keep picking on me and they are the ones who need help. Family counselor says, you feel angry about coming here because your parents are the people with problems. Client says, yes, and then proceeds to share his or her side of the story. I'm not saying that the counselor should be talking negatively about people just to show the client that he is with the client. इसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब ये है कि if the client is having some conflict or problem, तो it is better to focus on that. और उसमें अगर आप उसके साथ ज्वाइन कर लें, yes, let's talk about that, and I think and what I understand is that you are thinking that your parents has a problem in this particular issue. तो इस चीज़ को अगर एक्नॉलेज कर लिया जाए और पहले उस पर कंसंट्रेट कर लिया जाए, एंड एट द मोमेंट यू कैन लीव टॉकिंग अबाउट द क्लाइंट, देन इट इज़ अप्रोप्रिएट टू डू दिस. और इस तरीके से क्लाइंट को यह एहसास होगा कि परहैप्स दे आर वर्किंग एज वी, जिसकी हमने बात की थी ना, वी फोकस, वी आर गोइंग टू डू दैट टुगेदर. Another important thing is that you should discuss reluctances and fears with the client. You do not know what kind of fears and problems are in the mind of the client. क्लाइंट के जहन में बहुत सी बातें हो सकती हैं कि काउंसलर जो है ये असल में मुझे ट्रैप करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने भेजा है, ये सारी मेरी बातें जो है वो मेरे पेरेंट्स को बता देगा, एंड सो ऑन. एक मिसाल देखिए. काउंसलर इज टॉकिंग टू एन एडोलेसेंट एंड काउंसलर इज अ पैरोल काउंसलर जो कि ये डिसाइड करते हैं कि अब इसको, फॉर एग्जांपल, एक जो एडोलेसेंट है, ही हैज़ बिहेव्ड इन नेगेटिव वे या कोई प्रॉब्लम उसने कोई कमिट किया है, तो अब उसको पैरोल मिलनी चाहिए या नहीं, या उसको कहीं ट्रीटमेंट के लिए भिजवाना चाहिए. सो द काउंसलर सेज, I detect an unwillingness to open up to me because I am your parole counselor. If I am right, I am wondering what specifically worries you about that. So what are the worries in the mind of the client that need to be discussed here? अगर आप इस वक्त इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर ये एक जो रिलेशनशिप जिस पे बेस करती है काउंसलिंग, वो एस्टैब्लिश करना ही मुश्किल हो जाएगा. मुझे एक एपिसोड याद आ रहा है, एक बड़ा अच्छा इंग्लिश ड्रामा सीरीज है, डेस्परेट हाउसवाइफ्स, अमेरिकन प्रोग्राम है. उसमें एक फैमिली दिखाई हुई है, बहुत सी फैमिलीज हैं, लेकिन एक फैमिली में पेरेंट्स हैव सम कंप्लेंट अबाउट द बिहेवियर ऑफ देयर एडोलेसेंट सन. सन इज ऑफ 16-17 years of age, और वो चाहते हैं कि उसकी काउंसलिंग हो जाए, बट द सन इज नॉट रेडी टू टेक काउंसलिंग. अब काउंसलर आता है तो ही बिहेव्स वेरी रूडली, शोज टोटल रेजिस्टेंस. फिर भी उसको ज़बरदस्ती भेजने लगते हैं, तो वो कहता है काउंसलर को कि आई एम गोइंग टू शो टू माई पेरेंट्स दैट आई एम द बेस्ट चाइल्ड एंड बेस्ट सन ऑन दिस अर्थ, बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एंड एनी स्टेप टू चेंज माई सेल्फ. अब वो रेजिस्टेंस कितनी ज़्यादा है कि ही इज़ सो एंग्री एंड ही इज सेइंग कि बज़ाहिर उनको ये लगेगा कि आई एम द बेस्ट सन इन द होल वर्ल्ड, लेकिन मैंने अपने आप को ज़रा भी चेंज नहीं करना. तो ये हो सकता है कि इस तरह की कोई सिचुएशंस हों जिसमें फिर ज़रूरत होती है कि आप क्लाइंट जो है वो काउंसलर के साथ कैसे खुल के बात करें, उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि वो कम से कम काउंसलर पर एतमाद करने लगे. और ये इतना मुश्किल नहीं होता इसलिए कि आमतौर पर फैमिली पर आप बहुत सी सिचुएशंस में एतबार नहीं करते, बिकॉज फैमिली इज़ यूजुअली बाइस्ड अपनी मोहब्बत की वजह से, रिलेशनशिप्स की वजह से, लेकिन द काउंसलर इज सपोज्ड टू बी एन ऑब्जेक्टिव पर्सन. दैट इज़ वाई इट इज़ कंपैरेटिवली easy to build a trust between client and counselor. Another point is that you invite cooperation. Invite cooperation that the client should be working himself or herself for attaining the goals.
आप ये कहते हैं कि वी विल बी डूइंग टुगेदर, डोंट से दैट ओके व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब जब आप उससे कॉपरेशन मांग रहे हैं एंड द पर्सन गेट्स इंडल्ज्ड इन दैट काउंसलिंग प्रोसेस, तो देन देयर इज ग्रेटर चांस कि वो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। द नेक्स्ट स्टेप इज एनलिस्ट क्लाइंट सेल्फ इंटरेस्ट, व्हाट ही वांट्स टू अटेन। ही वांट्स टू गेट 85% मार्क्स, he wants to become a good debater, he wants to attain one particular goal, तो आप उसको हाईलाइट करें। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव मोर कंट्रोल ऑन योर लाइफ, इस तरह की परसुएशन यूज करें सो दैट द क्लाइंट थिंक्स दैट ऑफ कोर्स इट इज फॉर हिज और हर बेनिफिट। फाइनली, रिवॉर्ड साइलेंट क्लाइंट्स फॉर टॉकिंग। रेजिस्टेंस इज शोन बाय साइलेंस, दे कम्युनिकेट लेस, and when they communicate it is not very productive and rich talk. You do not get anything from that. So आप small rewards दें, whatever they say, give feedback, be very much present there, और encourage करें, reinforcers use करें, verbal and non-verbal, and in this way there is a possibility कि कुछ जो barriers हैं वो remove हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट जब रिलेशनशिप में एंटर हो रहा है तभी रेजिस्टेंस दिखाए। हो सकता है शुरू में कोई रेजिस्टेंस ना हो। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल इश्यूज, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आपकी तालीम हुई है एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का कोई ज़्यादा अमकान इसलिए नहीं है कि यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्सन्स फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो ये हो सकता है कि अच्छा खासा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट इशू, तो उस वक्त क्लाइंट की रेजिस्टेंस शुरू हो जाए। सो द काउंसलर शैल बी एबल टू टेक दिस रेजिस्टेंस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस होती क्या है? लेट्स फर्स्ट सी दैट। Transference is the client's projection of past or present feelings, attitudes or desires onto the counselor. This concept of transference and counter-transference is as old as Sigmund Freud. Basically, this is an idea of psychoanalytic school of thought. लेकिन अब जो ट्रांसफरेंस का तस्वर है वो पहली साइकोएनालिटिक ट्रांसफर से चेंज हो गया हुआ है। According to psychoanalytic model, whatever feelings we have about significant others in our past, we transfer it to the counselor. But now it is thought that maybe the feeling transferred from a present relationship also. It is possible कि हमारे जो present relationships हैं उनके बारे में हमारी जो negative और positive feelings हैं, they could be transferred to another person, and in this case it is counselor. Gelso and Carter maintained in 1985 that all counselors have a transference pull. Transference होती क्यों है? They said that all counselors have a transference pull. What does this mean? Because of the personality of the counselor or the theoretical model he or she is using, he will be inviting transfer. The way the counselor sits, talks, gestures or speaks, it could trigger some of the thoughts of the client. और हो सकता है कि कोई एक चीज़ आपकी ऐसी है जो कि जिससे ज़्यादा जो है वो जो मदद दे क्लाइंट्स की माजी का या जो करंट बिहेवियर है किसी और की तरफ, वो आपकी तरफ मुंतकिल हो जाए। सो इट इज़ वेरी मच रिलेटेड विद द पर्सनैलिटी एंड आल्सो द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दैट द काउंसलर इज यूजिंग, दैट द ट्रांसफरेंस वुड बी पॉसिबल in the counseling process. Kavanagh in 1982 describes direct and indirect transference. अब direct और indirect transference कौन सी होती हैं? In direct transference we will be transferring our attitudes and feelings directly to the counselor. For example, some client will be behaving to the counselor as the counselor is his or her mother. जो उसकी attitude अपनी माँ की तरफ है, बिल्कुल वो काउंसलर की तरफ अपनी जिस तरह से वालदा की तरफ है वो उसी तरह से बिहेव करने लगता है. Indirectly is not so obvious and you can only detect that through the behavior of the client. That sometimes the client is very positively behaving toward you, maybe in a loving and affectionate way, and sometimes he could be very critical, hostile and aggressive with you. So that is how you would know कि कोई ना कोई चीज़ जो है वो it has been directed to me while you haven't done anything
either positive or negative. अगली चीज इसी से related है कि transference could be negative and positive also. Negative mean that the client will be transferring negative feelings about significant others to the counselor. And positive is in the opposite direction, that the client will be showing affection, love, desire for intimacy for the counselor. Kavanagh in 1982 considers both as forms of resistance. So Kavanagh does not approve them much, whether they are positive or negative. The reason is that Kavanagh maintains that sometimes it happens that the counselor tries to deal with transference interpersonally and in a directive way rather than being analytical. तो एनालिटिकली उसका जायजा लेने की बजाय वो अपने आप को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेता है और डायरेक्ट जो है उसके एक्सप्रेशंस जो है उसका जवाब देना शुरू कर देता है. तो दिस इज नॉट हेल्पफुल. इन फैक्ट इट कैन create a resistance in the therapy. As compared to that, Corey et al. In 1993 see a therapeutic value in working through transference. They maintained that if transference is worked out properly, so then it has a therapeutic effect. What do we mean by working through transference? इसका मतलब ये है कि when you come to know कि the client is behaving toward you in a particular negative or positive way due to this transference for one particular person, जो उसके इमोशंस हैं किसी खास शख्स की तरफ, तो उससे थेरेपी करने में आसानी हो जाती है बिकॉज यू आर मोर अवेयर ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द क्लाइंट. So they see some therapeutic aspect in this. एक rule of thumb हम ये कह सकते हैं कि generally it is to some extent therapeutic because you are more aware of what is going on in the mind of the client. लेकिन ये excessive नहीं होनी चाहिए. If it gets excessive, then the counselor should seek supervision, especially if he is also indulging in countertransference. So countertransference is the next issue. Countertransference is the counselor's projected emotional reaction to our behavior towards the client. So when the counselor also starts responding to the client in response to transferred feelings, then it is called countertransference. Or same is true for countertransference, whether it is a good element in the therapy or it creates hindrance and resistance. The answer is same, that to some extent it helps, because if someone behaves toward me affectionately, then I am also responding in the same way, then the trust is established between both parties. और वो दोनों एक दूसरे पर एतमाद करने लगते हैं और उससे क्या होता है कि the self disclosure from the client side is possible. लेकिन if I indulge myself into this feeling transference and responding to that element, तो फिर I cannot remain objective. Or obviously when I as a counselor cannot remain objective, this is not good at all for the therapy. There are three approaches to countertransference. One is that countertransference could be negative, and the other is, like in the case of transference, it could be positive. And it has been pointed out by Kemberg in 1975, although other researchers has talked a lot about that concept also. And then the third thing is that they could at the same time be positive and negative, and that was pointed out by Blank and Black in 1979, that at the same time counselor would be feeling affection for the client and at the same time could be angry with the client. जैसे कि अगर काउंसलर को ये लगता है the client is being emotionally dependent on the counselor may feel very satisfied by this awareness, लेकिन उस satisfaction के साथ sometimes he gets also angry कि why is this so. So it is possible that there could be both negative and positive forms of countertransference. Watkins identifies 4 forms of countertransference. First is overprotective, second is benign, third is rejecting, fourth is hostile. The first two, overprotective and benign, are basically showing the identification of the counselor with the client. Benign means you are being kind, you are overprotective of the client, and you find it difficult to stay objective while you are dealing with the client.
और आप अपने आप को उससे एक अलग करने में या अलग शख्स समझने में आपको प्रॉब्लम पेश आ रही है. सो यू आर ओनिंग हिज प्रॉब्लम, योर क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स आल्सो. सो दैट इज व्हाई यू आर नॉट स्टेइंग ऑब्जेक्टिव. अब जो दूसरा ग्रुप है वो है रिजेक्टिंग एंड हॉस्टाइल. यू वांट टू रिमूव योरसेल्फ टोटली फ्रॉम द क्लाइंट and you are disidentifying with the client. So these could be opposite to each other. How we can work through counter-transference? First thing is that we can work through counter-transference through consistent self-monitoring. It is very important that the counselor is aware what is going on in his mind. एक lecture में मैंने आपको कहा था कि it is appropriate sometime that the counselor write down जो कुछ उसके जहन में कॉन्फ्लिक्ट हैं वो उनको लिखे. हर सेशन के बाद थोड़ी सी राइटिंग करे सो दैट ही नोज कि दीज आर माई प्रॉब्लम्स. सो द अप्रोप्रिएट थिंग इज दैट इफ ही बिकम सेल्फ अवेयर एंड अवेयर ऑफ दीज फीलिंग्स ही शुड गेट सुपरविजन. और सुपरविजन से अगर उसको ये लगे कि ही इज नॉट एबल टू हैंडल विद दिस प्रॉब्लम तो मे बी इट इज अप्रोप्रिएट टू रेफर दैट क्लाइंट टू सम अदर काउंसलर. एंड द सेकेंड पॉइंट, एज आई हैव स्टेटेड बिफोर, that the person should not only be self-aware about these conflicts but also should seek supervision when it is appropriate to do so. Now I'll be showing you one table which is equally true for understanding of transference and counter-transference. अब transference pattern क्या होता है और उस पैटर्न के मुताबिक क्लाइंट का एटीट्यूड क्या है और उसके जवाब में काउंसलर का एटीट्यूड क्या है. So client's attitude will be showing transference and the resulting counselor's attitude will be showing counter-transference. So let's see what are the transference patterns. First is that the client perceives the counselor as an ideal person. Or how does that show? He idealizes the counselor. He tries to imitate him. अब imitate किस तरह से हो सकता है? He tries to imitate him in clothes, in speech. The way the counselor talks, आप उस तरह से बोलने की कोशिश करते हैं. जिस तरह की चीज़ें वो करता है या पसंद करता है आप वो करने की कोशिश करते हैं. आप कपड़े उस तरह के पहनने की कोशिश करते हैं. So in a way you are idealizing that person. He is a perfect person. I want to become like him. And then the person may be showing a behavior which shows that he is hungry for the presence or company of the counselor. So this could be the attitude of the client if he is perceiving his counselor as an ideal. अब इसके जवाब में counselor क्या कर सकता है? Counselor can feel pride. So this is positive counter-transference. Or he could be angry कि why the client is behaving like that. और मैं इसको ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता. ऑब्वियसली ही इज़ ऑलरेडी इन अ डेरोगेटरी स्टेट. पहले ही वो बहुत परेशान है, मैं इसको क्या कहूँ. सो ही मे बी एंग्री. सो दिस इज नेगेटिव काउंटर ट्रांसफरेंस. लेट्स सी अनदर बिहेवियर पैटर्न या ट्रांसफरिंग पैटर्न दैट इज फियर. यू परसीव अदर पर्सन एज अ पर्सन हु इज साइकिक, प्रॉफिट लाइक, और जिसको बहुत कुछ पता है, टेलीपैथिक है, एक्स्ट्रा ह्यूमन है. सो यू व्यू काउंसलर एज एक्सपर्ट एंड आस्क एडवाइस. और आपको ये लगता है कि मैं इसके मशवरे के बगैर कुछ नहीं कर सकता. एंड इफ आई लीव हिम और ही लीव्स मी देन आई एम जस्ट इनकैपेसिटेटिंग. इसके जवाब में काउंसलर कैसे बिहेव कर सकता है? फीलिंग ऑफ ऑल नोइंग. आई एम अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. आई नो एवरीथिंग. दैट इज वाई पीपल आर बिहेविंग टूवर्ड मी लाइक दैट. ग्रैंडियोसिटी के आइडियाज पैदा हो सकते हैं. दैट इज पॉजिटिव. मैं पॉजिटिव इस सेंस में नहीं कह रही कि दिस इज गुड फॉर थेरेपी. आई एम सेइंग कि पॉजिटिव डायरेक्शन मीन कि आप एक किसी के लिए लव या अफेक्शन फील करते हैं. एंड ही कुड हैव सेल्फ डाउट्स आल्सो कि व्हाई ही इज बिहेविंग टुवर्ड मी. मे बी आई एम नॉट अ कॉम्पिटेंट काउंसलर. द थर्ड ट्रांसफरिंग पैटर्न कुड बी नर्चरर. द क्लाइंट थिंक्स दैट द काउंसलर इज लाइक अ पर्सन हु कुड बी वेरी नर्चरिंग टू हिम. इन रिस्पॉन्स टू दैट ही profuses emotions, cries in his presence, और emotional outbursts होते हैं जैसे he is my savior, he can nurture me, and then sense of fragility when he sees counselor. In response to that, counselor could feel sympathy,
अब हमने ये कहा है, ये शुरू में ये बात हुई थी कि when you are establishing an empathic relationship, it does not mean that you are having sympathy with the client. People can argue that it is not possible to have not to have sympathy for humans' problems, but the ultimate struggle is to remain objective. And then another reaction of the counselor could be urge to touch, कि आपको लगता है कि दैट पर्सन इज सो फ्रेजाइल, तो मैं इसको थपकी दूं, मैं इसको गले लगा लूं, इसको तसल्ली दूं, बीइंग अ ह्यूमन. बट देन यू हैव टू बी प्रोफेशनल. You cannot cross the boundaries, and this is particularly important when there are different cultural aspects in that, and when the client and counselor are from different gender. And then he could also become depressed because the client is depressed, he is crying, so the counselor is also responding in the same way. The next is that the transferring pattern could be frustrator. Client's attitude could be that he is cautious and distrustful of the counselor. उस पर एतबार नहीं करता because he doesn't believe that he is the person who could help me in counseling practice. And then the response of the counselor could be that the counselor is uneasy and also could be angry that why the client is behaving in that way. The final one is that the transference जो pattern है, अगर वो non-entity का है, non-entity mean that the client behaves towards the counselor as counselor is nothing, not significant, not an important person. इसमें क्या है, ये कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, वो उसको समझता है कि ये बस कोई मेरा मसला ये हल नहीं कर सकता. तो he tries to shift topic, बात को गोलमोल करने की कोशिश करता है because he doesn't believe in the competence of the counselor, and in reaction counselor could have a feeling of being used and lack of recognition. So what shall be done when we see this kind of transference and counter-transference pattern? So studies have shown that then the counselor should focus on the needs of the client to become dependent and to get nurturance from the counselor. Why he is doing that? क्या वजह है कि वो काउंसलर को इस तरह से परसीव कर रहा है? And look at the and try to reach at the root of that problem. The final concept that we are going to discuss today is termination. So remember, we have discussed initial first interview, then what happens in the rest of the sessions, and then finally it is the time to terminate that relationship. So it refers to the decision, one-sided or mutual, to stop counseling, and that was pointed out by Berkey in 1989. So now this is the point then that we shall stop counseling. What are the functions of termination? Why it is essential to terminate the session? First thing is that it signals that something is finished, that the client has attained some goal, he is a unique individual human being who is able to solve his own problems. And now this is the time when he should take that responsibility. It is signaling toward that dimension. Second thing is that termination is a means of maintaining changes already achieved and generalizing problem-solving skills. So during counseling sessions, you have achieved many goals. आप step by step चलते हैं ना, और उसके बाद जो है, अगर आप थेरेपी ही करते रहेंगे और क्लाइंट और काउंसलर मिलकर डिस्कशंस करते रहेंगे हर पहलू के बारे में, तो हाउ यू आर गोइंग टू एम्पावर द क्लाइंट? सो दिस इज द टाइम व्हेन द क्लाइंट लीव्स थेरेपी सिक्योर and protected environment of therapy and go outside of that and practice those skills in his daily life, because that is what he has to do ultimately. Obviously the therapy is not for lifelong, तो उसको खुद अपने आप पर ये भरोसा होना चाहिए कि वो रियल लाइफ में वो जो नॉलेज, वो जो स्ट्रेंथ उसने अचीव की है ड्यूरिंग थेरेपी सेशंस, उनको अप्लाई कर सके अपनी लाइफ में. And finally, it serves as a reminder that the client has matured. He has learned how to manage his life, and now he should be working as a free person and should be able to make his own choices of life.
टर्मिनेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ अ रिलेशनशिप। एक सेशन जब आपने बंद करना है, रिलेशनशिप ये है कि अब ये खत्म हो गई थेरेपी। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन। देयर इज नो ग्रेट सीक्रेट टू एंडिंग सेशंस, देयर आर सम गाइडलाइंस हियर। कि जब आपने एक सेशन खत्म करना है तो वो भी कभी कभार ये होता है द क्लाइंट इज रेजिस्टेंट टू स्टॉप एट दैट पॉइंट, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ मुझे सुना जा रहा है, सो मे बी ही डजंट वांट टू लीव एट दैट टाइम व्हेन द टाइम इज अप। तो इसको कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए, यू स्टार्ट एंड एंड ऑन टाइम। इसकी पहले भी बात हो चुकी है कि बाउंड्रीज जो टाइम की हैं उन पर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। आप स्टार्ट भी टाइम पर करें और एंड भी उसको टाइम पे करें। ये नहीं है कि द क्लाइंट कम्स 15 मिनट्स लेट एंड यू आर सेइंग ऑलराइट यू केम लेट, और तो हम बाद में 15 मिनट और ऐड कर देंगे, बिकॉज देन ही शुड नो दैट नाउ टुडे द सेशन विल बी ऑफ 45 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 1 hour because he came 15 minutes late. The second thing is that leave 5 minutes or so for a summary of the session. This is referring to the summarizing skill. At the end of a session, you summarize what we have done today. What is the purpose of this summarizing? एक तो ये बात है कि you are making clarity and you are telling to the client, yes, we are focusing on these elements, we have discussed these points, और हम अगले सेशन में ये बात करेंगे। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आज हमने इस चीज़ पर कंसंट्रेट किया, अगली दफ़ा हम इस चीज़ पर बात करेंगे, इट मीन्स दैट द टाइम इज़ अप और नाउ इट इज़ गोइंग टू एंड। और जब आप समराइज करते हैं तो पीपल नो दैट इट इज़ टूवर्ड वी आर जस्ट ऑन द एंड ऑफ द सेशन। और अगर आप अचानक अब्रप्टली कह देते हैं अभी आप बात सुन रहे हैं क्लाइंट की, and he is being very emotional, talking about his inner side feelings, and suddenly you realize it is 1 hour and you say, now the time is up, I'll see you the next time, so this is not appropriate behavior. You have to keep some time for summarizing at the end, and that is in a way signaling that the end of that session is coming. And then introduce the end of the session normally. Our time is coming to a close. थोड़ा सा टाइम ख़त्म होने से पहले कह दें कि अच्छा जब अब हमारा सेशन ख़त्म होने वाला है तो ऐसा करते हैं कि हम ज़रा ये देख लेते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, तो इससे भी क्लैरिटी हो जाएगी दैट द टाइम इज़ अप। एंड देन असाइन होमवर्क। द एडवांटेज ऑफ असाइनिंग होमवर्क इज़ दैट द क्लाइंट लर्न्स कि उसने खुद भी कुछ करना है, एंड ही लर्न्स टू डू समथिंग विच इज़ नॉट ऑलवेज विद द काउंसलर। सिर्फ काउंसलिंग सेशन में ही काम नहीं हो रहा, बल्कि घर जाके अपनी जिंदगी में जिसमें वो अकेला है विदाउट काउंसलर, ही शुड बी आल्सो परफॉर्मिंग सम टास्क्स। एंड देन सेट अप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट व्हेन यू आर सेइंग कि ओके नाउ आफ्टर 5 मिनट्स हम ये सेशन क्लोज कर देंगे और फिर आप कब मिलना चाहेंगे मुझसे, एंड सो ऑन। एंड लिमिट द नंबर ऑफ सेशंस आल्सो। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू गो ऑन एंड ऑन इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड। Obviously, it depends on the problem of the person. कि जिस तरह का अगर the problem is long rooted तो perhaps you will require more sessions. लेकिन एक generally आजकल जो एक short form of therapy है उसमें 12 sessions यूज होते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि the problem will be resolved in 3 or 4 sessions तो आप उतने sessions ही रखें, उनको खामखा तवील करने की जरूरत नहीं है, because the longer the sessions will be, the more dependent the client could be on the counselor. The next concept is termination of the relationship. Like I said before, termination of the relationship is pointing toward the end of the whole counseling process. So termination is the end of the professional relationship with the client when the session goals have been met. जब आपको ये लगे कि we have attained or nearly attained our goals, then this is the time to end the therapy. Generally, both client and counselor should give each other verbal messages about a readiness to terminate. तो क्लाइंट को भी रेडी होना चाहिए और काउंसलर को भी। और अगर काउंसलर को किसी स्टेज पे फील होता है दैट क्लाइंट इज बीइंग वेरी डिपेंडेंट एंड ही वुड टेक टर्मिनेशन सीरियसली और सेंसिटिवली, तो इट इज अप्रोप्रिएट दैट बिफोर फाइनल टर्मिनेशन इट इज पॉइंटेड आउट दैट okay, we have achieved so and so goals, and now after few sessions perhaps I will be very happy that you will be leading and deciding on your own, and you will be
in a position to do this and that. Some people say, like Hackney and Cormier said in 1994, that it is wise to spend the final 3 to 4 weeks discussing termination in a relationship lasting more than 3 months. So when it is 12 sessions, क्योंकि एक वीक में आम तौर पर फिर काउंसलर्स एक दफ़ा मिलते हैं, तो if it is over 3 months, the whole process of counseling, then it is appropriate कि जब 3-4 सेशन रहते हैं थेरेपी ख़त्म होने में, तो आप टर्मिनेशन की तरफ इशारा करना शुरू कर दें या उसको प्लान करना शुरू कर दें. Shulman pointed out in 1979 that 1/6 of the time spent in a counseling relationship should be devoted to focusing on termination. 1/6 of the time, total time. It means if there are 18 sessions, then 3 of the last session can be devoted toward working on termination, because when you are deciding on termination, then there are certain things that you have to do. आप abruptly terminate नहीं करते relationship को, आप gradually करते हैं, so that it does not affect the emotional life of your client. There are 2 ways to facilitate the ending according to Dixon and Glover, which they pointed out in 1984, that you start fading. Fading is the process when you take away gradually your reinforcements. Like अगर आपको ये लगता है कि the client is becoming too dependent, तो आप उसको ज़्यादा homework assignment दें, sessions कम कर दें और reinforces बहुत ज़्यादा ना दें when he is having a kind of emotional display or the similar behavior. And this will be also pointing out toward the termination process कि yes, we are going to near that. And then to help client develop successful problem solving skills. Sometime it has been seen that the counselor has some gratification by having transference or the relationship that has been established with the client due to his own unresolved problems in his own life. तो अपनी ज़िंदगी में जो उसके unfinished businesses होते हैं, sometime because of his own insecurities, the counselor also is dependent on this relationship. And he feels fragile and susceptible or vulnerable when he thinks that that relationship is going to end. So it is important कि वो इस चीज़ से हटकर client को empower करने की सोचे. You should not think that the client should always be dependent on him. It has been often seen that when the relationship is going to end, some counselors are quite, you could say कि थोड़े से उदासी उनको होती है because उनकी अपनी भी attachment हो गई होती है with the client. So this was all about today's lecture. What we have studied today, let's review that. We talked about 3 main issues today. First, we talked about resistance, and we talked about initial resistance, and we also discussed that it is not only essential that the resistance is seen in the first session, it could also be later. और later इसलिए होती है कि when the client does not want to talk about his emotional problems, जब इसका जिक्र आता है. और एक ये भी बात हो जाती है कि sometime it is really difficult to change, and we are afraid of what is going to happen when we are indulged in that particular process which is taking us toward some particular change. And then it is also possible that the resistance is due to poor counseling skills of the counselor. He may not be listening or attending properly, or maybe he is quite discrepant from the expectations of the client. Client को ऐसा लगता है कि what I expected from the therapy, my counselor is not behaving like that. And another possibility is that the theoretical model that the counselor is using, he may not be using it inappropriately, or maybe that inappropriateness could be inherent in that particular therapy. जैसे कि unstructuredness of some particular therapy, directiveness of some therapy, and so on. So this was about resistance, and we also talked about how to deal with resistance. You be very positive toward your client, you accept the person as he is, whatever his attitudes and behavior toward life is. And you stay genuine in your attitude, you show unconditioned positive regard, and these kind of skills when you will be using, that surely will reduce some barrier between client and counselor.
The second issue that we talked about today was transference and counter-transference. Transference and counter-transference could both be positive and negative. The client and counselor could be behaving negatively or positively toward each other. And some people maintain that transference provides in fact resistance in the therapy. As compared to that, some other researchers, for example, Corey et al. Maintained that it could be therapeutic if the counselor has successfully worked through the transference issues. क्योंकि उससे फिर you are more aware of what is going on in the client's mind और उसके relationships को भी आपको समझने में बहुत मदद मिलती है. And then we also talked about different kinds of transferring patterns, like the client could think and perceive counselor as seer, protector, ideal, nurturer, frustrator और non-entity. और उसका behavior जो है वो फिर उसके मुताबिक ही determine होता है. And in response to that, the counselor could also behave in a different way, and that is called counter-transference. He may be feeling very satisfied, happy on the positive feelings of the client that he is receiving from him. Or maybe he could be angry and frustrated and feeling why the client is behaving like that. And the final concept that we discussed today was termination. Termination could be of a single session or a whole relationship. If we want to terminate a session, then we just need to be structured and organized. We have to start on time, end on time, and then we need to summarize at the end of the session. And we have to also talk about the next session. We should also give homework to the client so that he could, at the same time, while he is having a good relationship with the counselor, should be able to grow himself और अपनी लाइफ को वो अभी भी अपने तरीके से काम करना भी सीख जाए और उसको कुछ स्किल्स भी साथ साथ मिलती रहें. As far as counseling relationship termination is concerned, we have to again very organize, and we have to leave some sessions at the end for deciding that how termination will be possible. So it could be done in a systematic way rather than abruptly ending it, क्योंकि जब आप abruptly end करते हैं तो the client could be disturbed emotionally. अब काउंसलिंग प्रोसेस जो है इसका एक थोड़ा सा हिस्सा रह गया है जो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके अलावा एक नया सेक्शन हमारा शुरू हो रहा है अगले लेक्चर में, और वो ये है कि व्हाट इज द थ्योरी अंडरलाइंग प्रैक्टिस ऑफ काउंसलिंग. तो कुछ काउंसलिंग प्रोसेस की बात करेंगे और कुछ काउंसलिंग थ्योरी की बात करेंगे अगले लेक्चर में. अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज.